कि ये आईनी पैकेज इतना ज़रूरी है इस वक्त कि सारी हुकूमत की सारी एनर्जी जो है इस पे लगी हुई है, नंबर पूरे कर लो, मौलाना नु मना लो, ये कर लो। वाई दिस एम्फेसिस ऑन दिस? और क्या ये बड़ा माकूल टाइम है इस मुल्क के शदीद बुरानी अहद में इन कामों के लिए? जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। थैंक यू काजी साहब। अच्छा, पहले तो ये आप जान लें कि आइन पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद गारंटी है जो चारों सूबों को और वफाक के इलाकों को मुत्तहिद करने की जमानत है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक इमरानी मुआहदा है शहरियों का रियासत के साथ। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुतफिका तौर पे ये दस्तूर बना था। दस्तूर बनाने के लिए 1972 में पहला दस्तूर बना जिसको कहा गया था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और 1973 में एक साल पूरा लगा के सबको एक पेज पे ला के 1973 का ये दस्तूर बना था। उसके बाद आ जाएं 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर। आई वाज द फेडरल लॉ मिनिस्टर देन। 6 महीने से लेके 7 महीने तक लगे थे, और एक कमेटी थी वो जो 25 रुकनी थी, जिसमें लॉ मिनिस्टर कौन थे? एक मैं था, एक SM जफर साहब थे, एक खालिद रांझा साहब थे, एक वसीम सज्जाद साहब थे, और एक कोई और लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक थे। वो उस वक्त चेयरमैन हो गए थे सेनेट के, लेकिन वो इसके बावजूद भी वो साथ लगे हुए थे। अब ये 6-7 दिमाग ये थे, और बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। मेरे पास चार्ज था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। मैंने जितने पार्लियामानी वजीर थे पहले के, उनमें से जो दस्तयाब थे वो भी सारे बुला लिए। अब ये जो आइन की तरमीम है ये कोई शुगल नहीं है, ये तो फेडरेशन के ऊपर हमला हो जाएगा। मैं आपको 3 मिसालें उसकी दे के आगे बढ़ता हूँ। पहली मिसाल ये है कि आप एक सूबे को कहते हैं कि आपकी 61 से बढ़ा के हम 65 से बढ़ा के 81 सीटें कर देंगे। किस फार्मूले के तहत आप करेंगे? इसके ऊपर क्या KP खामोश रहेगा? पंजाब जिसके लोगों को शनाख्ती कार्ड निकाल के लाइन में लगा के गोलियां मार रहे हैं, वो 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है, वो क्या खामोश रहेगा? सिंध तो चलिए वहां पे थोड़ी सी और कैफियत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुतवाजी अदालत कायम हो ही नहीं सकती। जुडिकेचर का एक पूरा बाब है, जब तक उस पूरे बाब को हज़फ नहीं किया जाता, आइन पूरा उसका बुनियादी स्ट्रक्चर बर्बाद करके उसके ऊपर बुलडोजर या टैंक नहीं चलाया जाता, उस वक्त तक आप इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। कि आप कहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है। ये जो नकल कर रहे हैं, जिस मुल्क की नकल कर रहे हैं, वहाँ पे सूबे नहीं है, वहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है, वहाँ पे रियासतें हैं। रियासतों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब कोई वफाकी मसला पेश आता है तो फिर वो वफाक में जाते हैं। जिस तरह पाम बीच काउंटी का केस आया था, अलगोर वर्सेस जॉर्ज W बुश जूनियर। दूसरी बात, तीसरी और आखिरी बात है वो ये है कि जो भी तरमीम की जाती है वो बुनियादी स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। मसलन ये एक इस्लामी मुल्क है, और इस इस्लामी मुल्क में लोगों को इस्लाम के मुताबिक आज़ादाना जिंदगी गुजारने के लिए आर्टिकल 2A से शुरू करके जो दिए गए पहले बुनियादी हुकूक और फिर रियासत के रहनुमा उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उनमें कोई चेंज नहीं लाई जा सकती। फिर जो हतमी बात है वो ये कि ये किसके लिए किया जा रहा है? 2-3 लोग हैं जिनको इनसे फायदा देने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए ये टेलर मेड सारी की सारी एक्सरसाइज है। इसका आवाम के साथ डॉक्टर साहब आपने फरमाया है कि 18वीं तरमीम जब की थी तो 6 माह की प्रैक्टिस की थी, अब अभी एक तरमीम हो रही है, इसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है सर? ये जो तरमीम हो रही है ये मैं एक इशारा फेंक देता हूँ, शायद आप इसको रिपोर्टर हैं वर्किंग, आप निकाल लीजिएगा। ये तरमीम जो है वो एक समंदर पार तैयार हुई है, 7 समंदर पार नहीं, एक समंदर पार तैयार हुई है। 2 लोग उसमें शामिल थे। एक जहाँ तैयार हुई है उस सूबे का गवर्नर का एक ख्वाहिशमंद है, किसी के पास मुसवदा ही नहीं था। रात तक किसी हुकूमती वजीर के पास जिसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे कितने दिनों से, वो मुसवदा नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसका पार्लियामेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस तरमीम का, ये किसी और की जरूरत है। और मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। आपने बड़ी खबर दी है बाबर अवान साहब कि रिपोर्टर तो आप हमें कह रहे हैं, मगर जाहिर है आप अंदर की बात भी रखते हैं कि एक समंदर पार ये हुई, जो आपने इशारा दिया, तो क्या इतना ज़रूरी है उनके लिए इसका पास होना? क्या इसकी नौयत की क्या है और इसका मकसद क्या है? इसकी 3 नौयतें जी। एक तो ये है कि लोगों को बगैर किसी वारंट के उठाना, बगैर किसी वक्त के उनको अपने पास रखना, और फिर कहना कि जी फलां आदमी पकड़ा गया था, उसको फलां सजा हुई थी,
और उसमें सजाए मौत भी शामिल है, और वो खैरियत से दफना दिया गया अपने गांव में, जिस जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद को ले जाके वहां पे दफना दिया गया था। ये वो जमाना नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि फेयर ट्रायल से लोग घबराते हैं। फेयर ट्रायल एक्ट भी मौजूद है आइन के अंदर, आर्टिकल 10A है, जिसके ऊपर 4-5 महीने की बहस हुई थी आर्टिकल 10A के ऊपर, कि जहाँ क्रिमिनल ट्रायल आएगा वहाँ फेयर ट्रायल है, और बाकी जहाँ लोगों के सिविल राइट्स हैं वहाँ पे ड्यू प्रोसेस है, वो सारा खत्म किया जाएगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मुल्क को नॉर्थ कोरियन मॉडल पे चलाने का प्रोग्राम है, और नॉर्थ कोरियन मॉडल में आपको पता ही है कि वहाँ वन मैन इज द पावरफुल मैन और बाकी सारे जो हैं वो उसके नीचे हैं। मैं आपको एक अगर कहें तो मैं एक तारीखी बात छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ, सेकंड इसमें लगेंगे। जब मशरकी पाकिस्तान पे इंडिया की फौज ने कब्जा किया तो मानेक शॉ उनके आर्मी चीफ थे। उसके बाद इंदिरा गांधी को यह खतरा पैदा हुआ कि वो टेक ओवर कर रहे हो, बहुत खबरें भी चलना शुरू हो गई। तो इंदिरा गांधी ने टेलीफोन किया मानेक शॉ को और कहा कि आप मेरे पास चाय पीने के लिए। उसने कहा कि आपकी जो चाय है आपके हाउस की वो बड़ी गंदी होती है, हमारे मेस की अच्छी चाय है। थोड़ी गुफ्तगू के बाद वो चाय पीने के लिए चले गए। तो इंदिरा गांधी के बारे में वो लिखते हैं कि वो बड़ी अदाकारों वाली उदासी के साथ सर पे हाथ रख के और बाल फैले हुए थे वो बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि कम एंड क्राई ओवर माय शोल्डर, कि आप उठें और मेरा कंधा हाजिर है, इसके ऊपर आप रख के अपना दुख बयान करें और रोएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप मुझे टेक ओवर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप फौज के मामलात में मुदाखलत न करें और मैं हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। जब वो रिटायर हो गए, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। जब वो रिटायर हुआ मानेक शॉ, तो उस मानेक शॉ को फिर चाय पे उसने बुलाया और कहा कि आपको मैं एम्बेसडर लगाती हूँ, अमेरिका में चले जाएं, आपको बड़ा पसंद है, लंदन ज्यादा आपको पसंद है, वहां चले जाएं। उसने कहा I'm a सोल्जर, मैं सोल्जर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता। हमें ये समझना होगा कि जिस काम के लिए इदारे बने हैं उस काम के लिए उनको रहने दें। और फिर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये अभी आप गूगल करके ये भी आप कहते होते हैं ना ब्रेकिंग, कि इस मुल्क के अंदर जो औसत उम्र है हम सब की मिला के, जिंदगी जो औसत है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो है टोटल 66 साल, 66.1। 1 को आप महीना कह लें, 1 को दिन कह लें या हफ्ता कह लें। और जो यानी जिस बंदे की टोटल उम्र 66 साल है उसको 68 साल तक नौकरी करनी है, यानी मौत को भी उसे शिकस्त देनी पड़ेगी। तो ये तो 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं। पहले के एक समंदर पार जो है वो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो सर एक और खबर दें कि हुकूमत कल नाकाम हुई लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद हैं। एक तो ये गाइडेंस दें कि क्या हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्यों है इस वक्त भी, कल नाकामी के बाद भी, और क्या मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे सर, वोट दे देंगे? देखिए, मैं एक बड़ी बात पहले करूंगा, फिर ये जो सवाल आपने किया है ये जरा थोड़ा छोटा है उससे। पहली बात ये है कि जो शख्स भी, ये आइन का डेथ वारंट है, आइन के कत्लेआम में जो शरीक होगा उसको लोग नहीं भूलेंगे, उसका नाम कातिलों की फहरिस्त में आएगा। इसलिए कि ये आइन फोर फादर्स ने बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। ये वो आइन था जिससे पहले आइन बन ही नहीं सका। 1952 में इंडिया ने आपके साथ उसको आजादी मिली थी, उसी रात को उन्होंने बना लिया था। अब जो इसकी बर्बादी है उसके लिए कोई मुज़ाकरात किसी जगह नहीं हो रहे, जबरदस्तियां हो रही हैं, कुछ लोगों को उठा लिया गया है। मेरी खबर ये है कि 4 शायद और MNAs का केस इलेक्शन कमीशन लगा दे, और वो इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी है आर्टिकल 225 के तहत कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए तो उनको चलाना चाहिए, वो अपने पास रख के केसेस के फैसले। इससे पहले भी आपने देखा कि एक से ज्यादा फैसले। सर मौलाना के साथ तो जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो तो एक इंडिपेंडेंट जमात के हेड है सर जी। मौलाना जो है वो तो एक खुद मुख्तार जमात के एक हेड हैं, उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, उनका तो तरला ही हो सकता है। नहीं मैंने, अब आप ठीक कह रहे हैं, उनका तरला हो सकता है, उनकी मिन्नत हो सकती है, उनकी खुशामद हो सकती है, उनकी खिदमत हो सकती है, मैं चारों बातें कह देता हूँ। लेकिन मैं जो ओवरऑल जिस तरीके से लोगों को आइन की तरमीम के लिए कन्विंस किया जा रहा है, वो तरीका तो आप देखिए। एक हमारे MNA उठा लिए गए, उससे पहले उनकी बेटी उठाई गई, उसके बाद उनकी बेगम भी उठा ली गई, और हमारे 5 MNAs अब भी हैं जो नामालूम अफराद में शामिल हैं। इसको कौन मानेगा आईनी तरमीम? इसके ऊपर इतना बड़ा आउटक्राई आना है, शायद मेरे ख्याल में जिसका हम कह रहे थे कि कोई ट्रिगरिंग पॉइंट भी कभी आ सकता है, वो ये हो सकता है।